गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण तो सिंपल सा है। वैसा दर्पण, इसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। इसमें डायरेक्टली अपना अंतर के सारा चीज आ जाएगा इसी में। पहला, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। देखो परावर्तक सतह उसको कहते हैं जहाँ कलई किया रहता है। ये कलई मान लीजिए, ये कलई किया हुआ पीछे वाला भाग है। परावर्तक सतह कैसा है? धंसा हुआ है। कैसा है परावर्तक सतह? जहाँ से प्रतिबिंब का परावर्तन होगा, धंसा हुआ सतह है। ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। याद रहेगा। और जिसका जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, एक ट्रिक भी आता है इसमें, उ से उभरा, उ से उतल, उ से उभरा, उ से उतल। जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? उभरा हो, वो कहलाता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। याद रहेगा। अब इसका देखो तो, ये क्या कर रहा है? प्रतिबिंब को फैला रहा है। ये प्रतिबिंब क्या कर रहा है? मतलब संश्रित कर रहा है, मोड़ रहा है प्रतिबिंब को, सिकुड़ रहा है इसमें प्रकाश किरण। प्रतिबिंब को ये क्या करता है? सिकुड़ता है। पर इसमें किरण क्या होता है? सिकुड़ता है। इसमें किरण फैलता है, किरण फैलता है। इसका उपयोग सिकुड़ने के गुण पर, इसका उपयोग क्या है? जैसे कि अपना लोग जो टॉर्च जलाते हैं, तो क्या टॉर्च ऐसे जलाए और उसका प्रकाश ऐसे निकलता है? नहीं निकलता है। जितना उसका क्षेत्र होता है उतना ही एरिया में निकलता है वो प्रकाश। मतलब प्रतिबिंब कैसा हुआ? उसका प्रकाश कैसा? सिकुड़ा हुआ रहता है, एक फिक्स एरिया में निकलता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? टॉर्च में, और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसका भी फिक्स एरिया होता है कि भाई इतना दूर ही इसका प्रकाश जाएगा। तो हेडलाइट में एक होता है सोलर कुकर, सोलर कुकर में, याद रहेगा। और इसमें आता है स्ट्रीट लाइट। मतलब जैसे गांव में एक आता है ना स्कीम, मतलब सरकार देता है कि हर चौराहा पे एक बड़का सा हेलोजन लाइट लगल रहेगा। वो क्या करता है? लाइट ऐसे 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 उभरा हुआ रहता है, वो प्रकाश को पूरा फैलाता है। और जैसे ही फैलाएगा तो किस में आएगा? उत्तल दर्पण में। तो स्ट्रीट लाइट किस में आएगा? स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। और प्रोजेक्टर का भी लाइट इसी में आएगा। जैसे कि प्रोजेक्टर का देखा होगा, कोई सिस्टम वहाँ रहता है, उससे प्रकाश आता है तो पूरा बोर्ड या पूरा मतलब पर्दा पर आ जाता है। तो वो प्रकाश फैला तब ना, प्रकाश फैलेगा तब ना, तो वो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी किस में आएगा? ये भाई याद कर लेना, बहुत फेमस है ये हेडलाइट वाला। और ये क्वेश्चन देख लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरे का इसका गुण आता है, डायरेक्ट यदि पढ़ा देते कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है टॉर्च में, हेडलाइट में, तो उलट मतलब निकल जाता। डायरेक्ट पढ़ाते कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट में, प्रोजेक्टर में, तो निकल जाता। लेकिन हम थ्योरी से पढ़े हैं कि यह प्रकाश को सिकुड़ता है। टॉर्च में भी प्रकाश क्या होता है? एक फिक्स एरिया में निकलता है। और हेडलाइट में, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, एक फिक्स एरिया होता है उसका। हो गया। और स्ट्रीट लाइट में भी क्या होता है? प्रकाश फैलता है। तो फैलाने के गुण पे क्या हो गया? स्ट्रीट लाइट। अब दूसरा गुण आता है, ये अवतल दर्पण प्रतिबिंब को छोटा से बड़ा करता है। मतलब वस्तु रहेगा छोटा, प्रतिबिंब हो जाएगा बड़ा। जैसे कि अपना लोग जाते हैं शेविंग कराने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो पिंपल सर रहता है, छोटा, ये तो पिंपल छोटा छोटा है, लेकिन उसको दर्पण में बढ़िया से देखने के लिए छोटा पिंपल कैसा दिखाई देगा? बड़ा। इसीलिए कौन सा दर्पण उपयोग होगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो शेविंग कराने के लिए, शेविंग कराने में, इसे नाई भी बोल सकते हो, नाई। एक और, अच्छा, डॉक्टर जो कान आर में देखता होगा, कान में तो छोटा छोटा चीज है, उसको कैसे देखता होगा? छोटा चीज को कैसा करके देखेगा? बड़ा करके। छोटा चीज को जैसे ही बड़ा किया तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर? कान वाला, नाक वाला एंड गला वाला। इसे सिंपल में कह सकते हैं ENT। कौन सा डॉक्टर? ENT। याद रहेगा। छोटका चीज को कैसा करके दिखेगा? बड़ा करके। छोटा चीज को बड़ा करके, किस में? अवतल में। जैसे कि नाई यूज करते हैं अवतल दर्पण का। छोटा छोटा कहीं बच जाता है या कहीं पिंपल्स रहता है, उसको बढ़िया से करता है,
ठीक ठाक, तो कौन करेगा? शेविंग करने में नाई करेगा। डॉक्टर करेगा, कान में छोटका छोटका चीज़ रहेगा तो उसको छोटका चीज़ को कैसे दिखाई देगा? वो बड़ा करके देखेगा। किसकी सहायता से? अवतल दर्पण की सहायता से। इसका जस्ट उल्टा होगा, ये छोटा करके बड़ा, ये छोटा से बड़ा किया है तो ये किसको क्या करेगा? बड़ा को छोटा करेगा, बड़ा को छोटा करेगा। प्रतिबिंब, ये बात हो रहा है प्रतिबिंब का, बड़ा से छोटा करेगा। जैसे भाई जिसमें ट्रिपल स्टार लगा रहे हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है ये। और अंतर भी तो हो ही रहा है, जैसे कि बोल देगा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं, तो हो ही तो रहा है अंतर भी। हाँ, ये बड़ा करके, जैसे कि अपन लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो पीछे से जो गाड़ी आता है, मान लीजिए एक हम बाइक चला रहे हैं और पीछे से आ रहा है एक फोर व्हीलर, तो हम कैसे देखेंगे? उलट के देखेंगे। तो फिर आगे में क्या देखना है, देखेंगे यदि उलट के देखेंगे तो। और उतना बड़ा कार क्या होगा? बड़ा है कार, कैसा दिखाई देगा? छोटा। बड़ा कार कैसा दिखाई देगा? छोटा। मतलब गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है भाई? तो किया जाता है उत्तल दर्पण का, बस इतना ही। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकुड़ता है, उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। सिकुड़ने के गुण पर टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं, हेडलाइट में उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में उपयोग करते हैं। फैलने के गुण पर स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग करते हैं, प्रोजेक्टर में इसका उपयोग करते हैं। और यह प्रकाश का गुण है, मतलब यह किरण के लिए है, किरण, किरण। और यह प्रतिबिंब के लिए, मतलब छोटा वस्तु रहेगा छोटा, प्रतिबिंब का देगा कैसा? बड़ा। ये प्रतिबिंब के लिए है। छोटा प्रतिबिंब कैसा करेगा? बड़ा। ये बड़ा प्रतिबिंब को छोटा। इस गुण पे इसका उपयोग करता है शेविंग कराने में, नाई करेगा। डॉक्टर ENT मतलब आंख कान वाला, नाक वाला और गला वाला डॉक्टर, और इसका उपयोग करता है साइड मिरर में। तो देख लो एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक पहले किरण का गुण, मतलब जब किसी दर्पण में हम किरण को भेजेंगे तो क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से भेजेंगे तो क्या क्या हो सकता है किरण, वो देख लेते हैं। दर्पण में किरण, दर्पण में किरण, पहला किरण है प्रधान अक्ष के समांतर किरण। ये सब पता होगा ना भाई कि ये कोई दर्पण है, मान लो ये इसका ध्रुव है, ये जो ध्रुव से मिलाने वाली रेखा थी ये कहलाता है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इसी पर रहता है आपका C केंद्र, इसी पर रहता है आपका फोकस F। ठीक, पता होना चाहिए। तो दर्पण में किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर, मतलब इसके समांतर हम किरण भेज देंगे तो यह परावर्तित होकर कहाँ पर जाएगा? F पर जाएगा। ये समांतर किरण का गुण है। प्रधान अक्ष के समांतर किरण, प्रधान अक्ष के समांतर किरण परावर्तन होकर कहाँ पर जाएगा? F पर। कहाँ पर जाएगा? कहाँ पर जाएगा? F पर। दूसरा किरण है P से गुजरने वाली किरण, P से, मतलब जब किसी किरण को हम डायरेक्ट P पर भेजेंगे तो जितना से आएगा उतना से ही जाएगा, मतलब I बराबर R। ये P है, इस पर हम किरण भेजें, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, तो I बराबर R, I बराबर R। P से गुजरने वाली किरण, P से गुजरने वाली P से गुजरने वाली किरण में क्या कंडीशन है? जितना से आएगा उतना से ही जाएगा, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देख लो भाई, दिख रहा है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दो कंडीशन बन लिए। तीसरा कंडीशन आता है 4। अरे भाई, C से गुजरने वाली किरण, मतलब जब हम किरण को C से भेजेंगे तो तब क्या कंडीशन होगा? मतलब परावर्तन होकर वह कहाँ पर जाएगा? ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण। अब ऐसा कहोगे खाली अवतल दर्पण का एग्जांपल ले रहे हैं, अवतल हो या उत्तल सेम एक कंडीशन होगा बस।
P है, यहाँ पर F होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं C होगा। C से किसी किरण को भेजेंगे तो जिस रास्ता से आएगा उसी रास्ता से जाएगा। C से गुजरने वाली किरण क्या होगा, अपने ही पथ पर लौट गया, आया इन्हें से चला गया। समझ में आ गया, जिधर से आया उधरे चला गया। C से गुजरने वाली किरण अपने ही पथ पर, अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। याद हो गया। एक और है, वैसे उल्टा एक कान पकड़ता है, जैसे कि हम पहला कंडीशन बोले पारधानांश के समांतर की जो किरण होगा F पर जाएगा। अब दूसरा उल्टा एक कान पकड़ेगा कि F से जो किरण भेजेंगे वो पारधानांश के समांतर हो जाएगा। उल्टा हुआ ना भाई, उल्टा एक कान पकड़ लिया। पारधानांश के समांतर किरण भेजेंगे तो कहाँ पर जाएगा, टकरा कर परावर्तन होकर कहाँ पर जाएगा, F पर। F से जो किरण भेजेंगे वो परावर्तन होकर कहाँ पर जाएगा, समांतर। लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। F से गुजरने वाली किरण F से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। देख लें इसका फिगर। ये कोई F है, यहाँ प्रकाश को भेजे F से, ये टकरा कर जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर। कैसा होगा ये, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। पहला किरण था जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे टकरा कर F पर काटेगा। दूसरा किरण था जो किरण P से भेजेंगे जितना से आएगा उतना से ही आ जाएगा, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तीसरा कौन किरण था, C से गुजरने वाली किरण। जब किसी प्रकाश किरण को हम C से गुजारेंगे तो वह टकरा कर उसी पथ पर लौट जाएगा। चौथा किरण है F से गुजरने वाली किरण। F से गुजरने वाली किरण परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। किरणों का गुण खत्म हो जाता है। अब अगला टॉपिक आता है, तो अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट पूछता है कि दर्पण सूत्र प्रूव करें 1/v + 1/u बराबर 1/f, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों। तो अभी अपना लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है क्या, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये अपने को प्रूव करना है। डायरेक्ट ही पूछ देगा कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट ही पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण का सारा कंडीशन अपन लोग पढ़ लिए हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज आता है इसमें रचना, मतलब हम फिगर में जो भी ड्रॉ करेंगे वही उसका कहलाता है रचना। MN ये P है और इस पर कोई वस्तु रख देते हैं जिसका नाम है OQ। क्या वस्तु नाम है, OQ, जिससे दो गो प्रकाश भेजेंगे हमेशा। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो गो प्रकाश। जब हम प्रतिबिंब पढ़े, जो सब नहीं वो वीडियो देखे हैं देख लीजिएगा जाकर पीछे। प्रतिबिंब बनने के लिए हमेशा दो प्रकाश का जरूरत होता है। जहाँ भी दो प्रकाश एक दूसरे को काटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो OQ कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको इसे दो गो प्रकाश गुजारना पड़ेगा। पहला प्रकाश गुजारते हैं P से, और P का कंडीशन पता होगा। P का कंडीशन है जितना से आएगा, जितना से आएगा उतना से ही जाएगा। मतलब जितना एंगल बनाएगा आने में, आपतन कोण जितना होगा उतना ही एंगल बनाएगा जाने में, उतना ही होगा परावर्तन कोण। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये P का नियम है। एक और कंडीशन पढ़े हैं अपना लोग कि यदि हम किसी किरण को C से गुजारते हैं, यदि हम किसी किरण को C से
गुजारते हैं तो जिस पथ से आता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ये भी पढ़ा चुके हैं अपना। दो कंडीशन, ओ क्यू कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो किरण लेना पड़ा। पहला किरण भेजे क्यू से पी पर, क्यू पी किरण, जो कि परावर्तित होकर दूसरी दिशा में लौट गया। और जब हम प्रकाश को या किरण, जब हम किरण को पी पर भेजते हैं तो जितना एंगल से आपतित कराते हैं उतना ही एंगल से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, दूसरा दूसरा किरण भेजे हैं क्यू से सी पर, और सी का कंडीशन है जब कोई किरण सी से गुजरती, सी पर पड़ती है तो अपवर्तन होकर अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। सेम कंडीशन हो गया। अब ये जो जहाँ पर एक दूसरे को काटा, हम क्या बताए थे, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण, जहाँ पर दोनों किरण एक दूसरे को काटेगा, कहाँ पर काटा है, यहाँ पर, तो वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो प्रतिबिंब बना है उल्टा, ओ डैश और क्यू डैश, नाम रख दिए है। तो रचना, रचना में लिखना है, रचना मतलब जो सब हम ड्रॉ किए हैं रचना में वो लिख देना है। माना कि एम एन कोई अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु ओ क्यू रखी हुई है, जिसका परावर्तन होकर प्रतिबिंब ओ डैश क्यू डैश बनता है, जो कि वास्तविक और उल्टा बनता है, जो कि वास्तविक और उल्टा बनता है। हो गया रचना, रचना लिख लो यार। अब अपने को त्रिभुज देखना है। देखो, ओ क्यू द्वारा दो गो त्रिभुज बना होगा और ओ डैश क्यू डैश द्वारा दो गो त्रिभुज। ओ क्यू द्वारा दो गो त्रिभुज, ओ डैश क्यू डैश द्वारा दो गो त्रिभुज। ओ क्यू द्वारा कौन कौन त्रिभुज है? पहला त्रिभुज है ओ क्यू पी, फिर से ओ क्यू पी, दूसरा का ओ क्यू सी। ओ क्यू का मतलब वस्तु द्वारा जो दो गो त्रिभुज बना है, दोनों पर त्रिभुज को देख लिए। अब प्रतिबिंब द्वारा भी दो गो त्रिभुज बन रहा है, दोनों के त्रिभुज को देखो। प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब कौन है, ओ डैश क्यू डैश, इससे भी दो गो त्रिभुज, ओ डैश क्यू डैश पी, ओ डैश क्यू डैश पी तथा ओ डैश क्यू डैश सी। त्रिभुज अपना को मिल गया। अब करना क्या है, बड़का त्रिभुज का बड़का त्रिभुज से, मतलब वस्तु द्वारा जो बड़का त्रिभुज बना है और प्रतिबिंब द्वारा जो बड़का त्रिभुज है, दोनों को सेटिंग करा दो। ठीक ना, अब जो कराना है करा दो अपना यार, छेका करा दो दोनों का। देखते हैं, छेका कराते हैं। मतलब होता है ना, बड़का भैया का उधर से बड़की से, इधर छोटका भैया का इधर की छोटकी से, है ना। इधर बड़का भैया कौन है, ओ क्यू पी, इधर की बड़की कौन है, ओ डैश क्यू डैश पी। तो पहले बड़का का करा देते हैं, उसके बाद छोटका भी दिमाग लगाएंगे। तो त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश पी में, देखो तो ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो कोण ओ बराबर कोण ओ डैश, कोण ओ बराबर कोण ओ डैश। और पी वाला क्या नियम बताए थे, जितना से आएगा उतना से ही जाएगा। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, क्यू पी ओ। फिर से, जब भी हम किसी कोण का नाम निकालेंगे तो बीच में एंगल रहेगा और दोनों साइड से दो आदमी को रख देंगे, एगो इधर से एगो इधर से। एंगल अपना कहाँ बन रहा है, पी के पास, तो एगो आदमी रख देंगे इससे पहले, एगो आदमी रख देंगे इसके बाद। हो गया ना, एंगल हो गया ये। तो कौन, क्यू पी ओ। कौन क्यू पी ओ बराबर इसका क्यू डैश पी ओ डैश। कौन क्यू डैश पी ओ डैश क्यों है बराबर भाई, परावर्तन के दूसरा नियम से बराबर है ना, आई बराबर आर। याद करो, परावर्तन का दूसरा नियम था जितना कोण से आपतन होगा उतना ही कोण से परावर्तन होगा, मतलब आई बराबर आर। लिख देते हैं परावर्तन के सेकेंड नियम से। अब देखो, दो गो कोण बराबर है तो फिक्स है कि तीसरा का कोण भी बराबर होगा। मान लो ये दो गो त्रिभुज है, इसका कोण है 60, इसका भी कोण है 60, ये है 70, ये है 70, तो बचला कोण बराबर ई बचला कोण होगा ना। समझ में आ गया ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं शेष कोण दोनों के बराबर होगा। शेष कोण भी एक दूसरे के बराबर होगा, एक दूसरे के जैसे ही बराबर हुआ तो त्रिभुज क्या होगा, समानुपाती। अतः त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश
पी आपस में क्या है, ओ डैश क्यू डैश पी आपस में क्या है, समानुपाती, आपस में समानुपाती है। और याद करो, जब तुम लोग 10वां पढ़ा है तो त्रिभुज में पढ़ा होगा, जब कोई त्रिभुज समानुपाती होता है तो उसका भुजाएं क्या होता है, अरे भाई क्या लिख दिए, समरूप ना। जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। तो त्रिभुज होगी समरूप है, इसीलिए भुजा क्या होगी, इसीलिए भुजा आपस में समानुपाती हो जाएगी, इसीलिए भुजा आपस में समानुपाती होगी। समानुपाती भुजा खोजो, कैसे निकालना है समानुपाती, यदि इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा, यदि इसका आधार लेंगे तो इसका भी आधार लेना पड़ेगा। तो इसका लंब क्या है, ओ क्यू, उधर का लंब क्या है, ओ डैश क्यू डैश, उधर का लंब ओ डैश क्यू डैश बराबर किसके होगा, इसका लंब और हाँ, इसका लंब बट्टे इसका लंब। अब इसका आधार मतलब वस्तु का आधार क्या है, वस्तु का आधार क्या है, ओ पी बट्टे प्रतिबिंब का आधार, प्रतिबिंब का आधार क्या है, ओ डैश पी। एगो त्रिभुज, दो गो त्रिभुज का निपट गया, इसका बड़का उसका बड़का निपट गया। अब लेते हैं, अब बताए थे बड़का भाई का बड़की से, छोटका भाई का छोटकी से, बड़का भाई का हो गया जो करना था, अब करना है छोटका भाई का। छोटका भाई क्या है, ओ क्यू सी, इधर की छोटकी कौन है, ओ डैश क्यू डैश सी। त्रिभुज ओ क्यू सी तथा त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश सी में सेम है भाई, 90 90। ई कौन बराबर होगा, कोई बता सकता है क्यों ये कौन बराबर होगा, याद करो मैथ, मैथ में पढ़ा होगा, जब दो तिर्यक रेखा दूसरा करते हैं तो आमना सामना का कोण बराबर होता है, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं, मतलब ई और ई कोण बराबर होगा, क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो रेखा लिख देते हैं, कोण ओ बराबर कोण ओ डैश, क्यों है भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है। और कोण क्यू सी ओ, कोण क्यू सी ओ बराबर कोण क्या होगा, क्यू सी ओ बराबर कोण क्यू डैश सी ओ डैश, क्यू डैश सी ओ डैश क्यों होगा बराबर भाई, शीर्षाभिमुख कोण से, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो सेम कंडीशन, जब दो गो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, अतः शेष कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, शेष कोण भी बराबर होगा, तीनों कोण बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ओ क्यू सी तथा त्रिभुज ओ डैश क्यू डैश सी आपस में समरूप है। समरूप का नियम, फटाक से, समरूप का नियम कहता है कि भुजा भी, जब यदि कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका भुजा समानुपाती होता है, मतलब इसका लंब बट्टे उसका लंब बराबर इसका आधार बट्टे उसका आधार। तो इसका लंब क्या है, ओ क्यू, इधर में लंब क्या है, ओ डैश क्यू डैश बराबर ओ सी आधार ओ सी बटे इधर में ओ डैश सी। समीकरण 2। अच्छा देखो तो समीकरण 1 और 2 में कुछ दिख रहा है, अगवा दिख रहा होगा, देखो इधरो है और इधरो है, अगवा दिख रहा है। अब मान लो बिहार हो गया तो अगवा का कोनो जरूरत है, साइड कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर ले लेते हैं। समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से दिख रहा होगा, अगवा को हटा लेते हैं, ओ क्यू बटे ओ डैश क्यू क्यू डैश और ओ क्यू बटे ओ डैश क्यू डैश हटा देते हैं इसको, तो बच गया कौन, ओ पी बट्टे ओ डैश पी बराबर ओ सी बट्टे ओ डैश सी। अब देखो, अब इधर में आते हैं। अच्छा ओपी क्या है अपना, ओपी, ओपी हुआ वस्तु दूरी, कहाँ लिख दें, ओपी बराबर है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी हमेशा u से, और ओ डैश पी बराबर है प्रतिबिंब दूरी हमेशा v से, हमेशा
भी से, प्रतिबिंब दूरी हमेशा किससे, भी से, और सी पी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, हमेशा आर से, हमेशा आर से। और एक चीज और याद रखना, हाँ ठीक है, ये एक भाग है बायां भाग, एक भाग है दायां भाग। ये दर्पण में बायां भाग जो होगा हमेशा माइनस में होगा, और दायां भाग हमेशा प्लस में होगा। मतलब इधर माना इधर वाला जो भी मान लेंगे हम माइनस में होगा, और इधर वाला जो भी मान रहेगा प्लस में होगा। तो अब मान बैठाते हैं। ओपी किसका मान है, ओपी, ओपी, ओपी वस्तु, यू तो प्लस में कि माइनस में, ओपी इधर वाला है, ओपी माइनस में, बट्टे ओ डैश पी, ओ डैश पी, ओ डैश पी क्या है, भी प्लस में कि माइनस में, माइनस में, बराबर। अब देखो तो ओ सी किसी का मान है, ओ सी नहीं है, तो ओ सी को ऐसा लिख सकते हैं, मान लो ये है ओ सी पी, सी, अरे भाई ओ सी पी, अपने को निकालना है कि इसका मान, ओ सी का मान, इसका मान लो पूरा का मान है यहाँ से यहाँ तक का 10, इसका है 2, इसका है 8, इसका कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 8 निकल जाएगा ना इसका, ये निकलेगा। तो बड़का कौन है, पी सी, और माइनस छोटका सी पी, ये ना है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं, ओ सी की जगह पे बड़का, बड़का ओ पी है यार, बड़का कौन है यहाँ पर, ओपी, बड़का क्या है, ओपी माइनस छोटका सीपी, सेम लिख देते हैं यहाँ पर, ओपी माइनस सीपी। अब उसी तरह से ओ डैश सी किसी का मान है, ओ डैश सी किसी का मान है, नहीं है, तो ठीक ठीक इसी तरह से करेंगे, ले लेंगे रेखा, एगो सी है, ओ डैश है, और पी है, सेम मान लो ये है पूरा का पूरा मान 10, और निकालना है ओ डैश सी का मान, इसका मान है 8। तो बड़का, बड़का कौन है, सी पी, बड़का कौन है, सी पी माइनस छोटका, छोटका कौन है, ओ डैश पी, ओ डैश पी निकल जाएगा ना, 2 निकल जाएगा ना, 10 माइनस 8 2, तो बैठा दें सी पी माइनस ओ डैश पी, सी पी माइनस ओ डैश पी, एक्स्ट्रा को हटा देते हैं। देखो भाई यही दिक्कत होता है कि ओ सी का मान ओ पी माइनस सी पी का है हुआ, और ओ डैश सी का मान सी पी माइनस ओ डैश पी का है हुआ, तो देख लिया आप लोग है ना। अब मान रख देते हैं, अब ओ पी का मान क्या है, ओ पी का मान यू है, प्लस में कि माइनस में, ओ पी किधर है, इधर में, बायां भाग में है, तो प्लस में कि माइनस में होगा, माइनस में, तो इसको हटा, माइनस यू बटे माइनस भी बराबर है, यू बटे भी बराबर, ओ पी का मान कितना है, माइनस यू, ये माइनस बपोती वाला, उसके बाद सी पी का मान कितना है, आर तेजिया माइनस में, फिर बट्टे सी पी माइनस में आर, फिर बपोती वाला माइनस ओ डैश पी, ओ डैश पी भी में, भी माइनस में, देख रहे हो ना, फिर या यू बट्टे भी बराबर माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बट्टे माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपना, तो हो जाएगा u इंटू माइनस आर प्लस भी बराबर भी इंटू माइनस यू प्लस आर, माइनस यू आर गुना कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, यू भी बराबर माइनस यू भी प्लस भी आर, ये माइनस वाला को इधर और ई माइनस वाला को इधर, माइनस अपना स्थान बदलेगा, मतलब बराबर के दूसरा साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये यू भी प्लस यू भी बराबर भी आर, भी आर प्लस यू आर है ना, यू आर प्लस यू भी आर प्लस यू आर, तो यू भी प्लस यू भी क्या, यू भी दो गो यू भी बराबर भी आर प्लस यू आर। अब क्या करते हैं, अपने को तो पुराना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो इसमें तो पुराना है, क्या करते हैं, यू भी
आर से भागा देते हैं, यू भी आर से भागा देते हैं, यू भी आर से भाग देने पर, यू भी आर से भाग देने पर 2/u भी बराबर भी आर बट्टे यू भी आर प्लस यू आर बट्टे यू भी आर। देखो u से u गया, बट्टे में है तो जाएगा, u से u गया, भी से भी गया, कोई दिक्कत, भी से भी गया, r से r गया, फिर से u से u, r से r। अब बचा क्या, बचा क्या अपने पास, ऊपर में 2 नीचा में r बराबर ऊपर में 1 नीचा में भी u प्लस ऊपर में 1 नीचा में भी। एगो और चीज़ पढ़ा होगा, f बराबर होता है f बराबर r/2 या r बराबर 2 गो f, ठीक है। तो जहाँ r है उसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2 गो f, तो 2/2f बराबर 1/u प्लस 1/v, 2 से 2 गया तो बच गया क्या, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही ना अपने को प्रूव करना था, देख लो। ये हो गया किस दर्पण में प्रूव किए हैं, अवतल दर्पण में। तो देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या देख लो कैसे कैसे रचना की है बस। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, है ना। अपना स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो कॉपी में।